नमस्कार, स्टॉक 2020 के पहले मैच में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी, मेरे साथ मेरे सहयोगी कैप्टन नीरज वाजपेयी। नीरज, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग गुड तो नहीं दिख रही, लेकिन पिच रिपोर्ट देखने से पहले एक बार पहले देख लें हमारी रूल बुक क्या कहती है। किसी भी शेयर का 10 दिनों का औसत वॉल्यूम 1 लाख से कम नहीं होगा। एक एक्सचेंज पर लिस्ट होने पर 10 दिनों का औसत वॉल्यूम कम से कम 50,000 होना चाहिए। शॉर्ट करने की सलाह केवल फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के शेयरों पर ही दी जाएगी। सर्किट पे बंद हुआ कोई भी शेयर टीम में शामिल नहीं होगा। 10 रुपए से कम के किसी भी शेयर पर कोई सलाह नहीं दी जाएगी। फ्री हिट सेगमेंट में एक शेयर ऐसा होगा जिसमें नियम कम से कम लागू होंगे, लेकिन ध्यान रखें बिना स्टॉप लॉस के किसी भी शेयर में ट्रेड न करें। और पिच आज काफ़ी ख़राब दिख रही है और जिस तरह से अमेरिकी बाजारों में लोएस्ट लेवल पर जाकर 200 पॉइंट के साथ कमजोरी हुई, बेन बर्नांकी के बयानों के बाद बाजार थोड़े से निराश होते हुए दिखे। हालांकि उन्होंने ऐसा नया नेगेटिव कुछ भी नहीं कहा जो कि बाजार के लिए झटके वाली बात हो, लेकिन उसके बावजूद ये कह सकते हैं कि 2 दिनों की तेजी के बाद अमेरिकी बाजार प्रॉफिट बुकिंग के मूड में आते हुए दिखे और कमजोरी होती हुई दिखे। लेकिन देखिए, अब एशियाई बाजारों को निक्केई भले बहुत ज़्यादा ना गिरा हो, लेकिन धीरे धीरे एशियाई बाजारों में कमजोरी थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आ रही है। हांगकांग के बाजार भी देखते हैं, वहाँ पर कमजोरी थोड़ी सी ज़्यादा दिख रही। 477 पॉइंट की 2% से ज़्यादा की कमजोरी हांगकांग के बाजारों में, और बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है। और SGX निफ्टी भी अपनी कमजोरी को बढ़ाता हुआ 5755 के लेवल पर 60 पॉइंट की कमजोरी के साथ। नीरज, सवाल एक ही पूछूंगा, गेंदबाज कितने हैं? गेंदबाज कम से कम 7 होंगे, इससे कम तो रखने का सवाल ही नहीं है। और बर्नांकी जी ने जो ये कहा है, अच्छी बात है, अपने बयान से पलटे नहीं। हाँ। जो उन्होंने पहले कहा था कि मैं बंद करूंगा, तो उस पर कायम है। और इम्पोर्टेंट चीज़ अनिल जी ये देखने की, वहाँ के जितने डेटा आपको देखिएगा, जो उन्होंने प्रोजेक्शन दिया जो इस समय है वो पॉजिटिव है। जो पहले से कहा जा रहा था कि बाउंस बैक करेगी यूएस इकोनॉमी, वो कर रही है। तो स्वाभाविक है कि जिसलिए शुरू किया गया था ये QE प्रोग्राम, उसका बंद होना लाजमी है। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि अभी काफ़ी समय है, ये अभी 2014 में जाके कहीं बीच में बंद होगा। तो बाजार में जिस तरह की घबराहट दिख रही है, वो शायद इस वजह से कि बाजार अगले 1-1.5 साल डिस्काउंट करता है, तो आज वो वक्त आ गया है। लेकिन डेफिनेटली आज ट्रेडिंग के लिहाज से नीचे रहेगा बाजार। लेकिन अगर 60 पॉइंट गैप डाउन निफ्टी खुलती है, तो मुझे नहीं लगता कि आप वहाँ पे फ्रेश शॉट्स बनाने की हिम्मत रख पाए। देखना होगा, बिल्कुल आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी। बिल्कुल, हम भी यही सोचेंगे, अगर 60-70 पॉइंट नीचे आ जाए तो फिर शायद शॉर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं होगा, तो वहाँ पर शॉर्ट बनाना ज़्यादा रिस्की होगा। लेकिन चूंकि अल्टीमेटली रिटर्न्स जो काउंट होते हैं वो डे एंड टू डे एंड पे काउंट होते हैं, कल की क्लोजिंग से आज की क्लोजिंग पर काउंट होंगे। और रिकवरी होगी भी तो ऐसी तो नहीं हो जाएगी कि हम 5800 के पार निकल कर टिक कर क्लोज दे पाएंगे। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि गेंदबाज उतारना आपकी तरह हमारी भी मजबूरी है। लेकिन हाँ, ऐसा लग रहा है कि बाजार कहीं न कहीं 5700 से लेकर 5750 इस रेंज में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेगा। जब तक 5700 ना टूटे तब तक शॉर्ट टर्म ट्रेंड खराब नहीं है, ऐसा हमारे सेलेक्टर्स मान रहे हैं। और हो सकता है बाजार आपको थोड़ा रिबाउंड देने की कोशिश लोअर लेवल से करे, लेकिन चूंकि जिस तरह की पीछे उसको देखते हुए हम भी कम से कम 7 गेंदबाज तो जरूर उतारेंगे। हो सकता है एक आध बढ़ा दें, तो इसी तरह की रणनीति के साथ हम यहाँ पर उतर रहे हैं। बताइए, ओपनर्स कौन से हैं आपके? शुरुआत करेंगे अनिल जी विप्रो से। बाई करने की सलाह होगी यहाँ पे, और उसकी वजह है कि कल एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट इनको सिटी की ओर से मिला है। उसके बावजूद अगर आप देखें दूसरी तरफ, तो जिस तरीके से यूएस इकोनॉमी में रिबाउंड दिख रहा है, बाउंस दिख रहा है, और वहाँ पे तकरीबन सभी इंडिकेटर ये दिखा रहे हैं कि स्थिति काफ़ी बेहतर हो रही है। तो वो जो एक बड़ी चिंता थी कि जो IT कंपनियों के लिए कि विदेश के बाजार खराब हो रहे, इकोनॉमी खराब हो रही, वो सुधार से इसको बड़ा फ़ायदा होगा। और आज रुपए और डॉलर में भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट लेवल देखना है। बहुत पॉसिबल है कि आज 59 रुपये का लेवल टूटे और उससे ऊपर जाके डॉलर ट्रेड होता हुआ दिखे आपको, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो ये सारे फैक्टर विप्रो के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। इसलिए सेक्टर्स को यहाँ लग रहा है 355 या उससे ऊपर के लक्ष्य के लिए आपको ट्रेडिंग के लिहाज से विप्रो में लॉन्ग पोजीशन बना के चलना चाहिए। और गैप डाउन खुलता है तो डेफिनेटली आपको विप्रो या दूसरी IT कंपनियों में भी आप लॉन्ग बना सकते हैं। इसके विपरीत वहीं फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज होगा, यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह होगी। और उसकी बड़ी वजह यह है कि जो CTT है 1 जुलाई से लागू हो जाएगी, यानी कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। वहाँ पे एक नेगेटिव खबर है इनके लिए। हालांकि ये खबर बजट में अनाउंस की गई थी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं रहा था, अब तक रुका हुआ था। कई रिप्रेजेंटेशन दिए गए थे, तो ऐसा लग रहा था कि शायद टल जाए, लेकिन अब ये कंफर्म हो गया है। तो CNBC आवाज़ ने आपको कल ही रात में एक्सक्लूसिव जानकारी ये दी है कि 1 जुलाई से ये लागू होगा। नोटिफिकेशन आज इशू हो जाएगा। तो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज चूँकि प्रोमोटर कंपनी है MCX की, और इनका जो स्टेक रहेगा, तो वहाँ पर एक नेगेटिव सेंटीमेंट डेफिनेटली आएगा। 800 रुपये का पहला टारगेट होगा। अगर वहाँ से और ज़्यादा कमज़ोरी बनती है
तो 750 के भी लेवल आप फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज में बहुत जल्दी देखेंगे। तो एक बल्लेबाज और एक गेंदबाज के साथ शुरुआत, अनिल जी। दोनों गेंदबाज शुरुआत में, और पहला है सिंटेक्स, एक मिड कैप हाई बीटा स्टॉक, और खबरें यहाँ पर नेगेटिव आती हुई दिख रही है। इसे वायदा कारोबार से बाहर किया जा रहा है और 30 अगस्त से ये होगा, हालांकि वक्त है। लेकिन आप देखिए, आपको कुछ नाम बताता हूँ, डेल्टा कॉर्प, VIP, ऑर्किड केमिकल। एक ज़माने में ये वायदा कारोबार में हुआ करते थे, आजकल कोई इनका नाम भी नहीं रहता है। ट्रेडिंग के वॉल्यूम्स कितने कम हो गए हैं, यानी कि जैसे जैसे स्टॉक वायदा कारोबार से बाहर निकलते हैं, लिक्विडिटी कम हो जाती है, ट्रेडर्स फंड मैनेजर्स का इंटरेस्ट कम हो जाता है। और सिंटेक्स के लिए कल देर शाम बाजार बंद होने के बाद ये खबर आती हुई दिखी है। सिंटेक्स में एक ही पॉजिटिव जो दिख रहा है, जिसकी वजह से हमने इस हफ्ते इस स्टॉक को हमने बल्लेबाज के तौर पर भी हमने टीम में शामिल किया था, वो ये कि इस कंपनी में रीस्ट्रक्चरिंग होने वाली है। तो एक और आप काम कर सकते हैं, या तो लोअर लेवल पर कहीं जहाँ स्टॉक स्टेबल होता हुआ दिखे, टेक्निकल सपोर्ट दिखाए, वहाँ पर खरीदारी भी कर सकते हैं। लेकिन चूंकि आज बाजार का मूड खराब है, हाई बीटा स्टॉक है और वायदा कारोबार से ये बाहर हो रहा है, तो एक शॉर्ट कॉल ट्रेडिंग के लिहाज से आज लेने की राय हमारे सेलेक्टर्स की है। लेकिन मीडियम टर्म आउटलुक अगर आप पूछेंगे तो इस रीस्ट्रक्चरिंग की खबर के चलते लोअर लेवल पर खरीदारी भी करनी चाहिए। 48 रुपये स्टॉक लॉस है, आज का टारगेट 45 रुपये। जिंदाल स्टील एंड पावर दूसरा स्टॉक जहाँ पर खरीदारी करने की राय। कल का सेशन काफी इंटरेस्टिंग था, 8% का उछाल, फिर स्टॉक ने पूरी की पूरी बढ़त गंवा दी, 2.5% ऊपर बंद हुआ। खबरें ये आ रही थी कि शायद प्रीमियम पर कंपनी बायबैक कर सकती है, ये बज़ थी। उसके बाद प्रोमोटर्स ने क्रेडिट स्विस को स्टॉक बड़े प्लेज किए हैं, उसके बाद स्टॉक में गिरावट आई। क्योंकि अब आज Q3 के इस ऐलान के चलते जो कुछ भी बर्नान के साहब ने कहा है, उसके बाद मेटल्स पर दबाव देखने को मिल सकता है, कमोडिटीज़ पर दबाव देखने को मिल सकता है। और कल की जो ये खबरें बताई जा रही थी वो कुछ भी सच होती हुई दिखी नहीं है, तो कोई किसी तरह का पॉजिटिव अनाउंसमेंट आया नहीं है। ऐसे में हमें लगता है कि 248 के स्टॉप लॉस के साथ बेचना चाहिए। हाई बीटा स्टॉक है, काफ़ी वोलेटाइल है, बिना स्टॉप लॉस ट्रेड ना करें, छोटे मुनाफे के लिए ट्रेड करें। 235 का एक टारगेट रखें। वक्त है मिस्टर डिपेंडेबल का। फार्मा कंपनी रैनबैक्सी को यहाँ पे खरीदारी के लिए सेलेक्टर्स ने चुना है और भरोसेमंद खिलाड़ी। देखिए, तमाम बुरी खबरें इसमें यूरोप की तरफ से कल इनको पेनल्टी लगाई गई, उससे पहले US में हुई थी और फिर भारत में भी इनके खिलाफ। तो जितनी आप नेगेटिव खबरें हो सकती थी इस कंपनी के बारे में अब तक की, वो आ चुकी हैं और इस प्राइस में डिस्काउंटेड। सेलेक्टर्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि अब बॉटम बिल्कुल नज़दीक है, 2-4 रुपये ऊपर नीचे की बात है और यहाँ से बॉटम बनता हुआ दिखेगा। और फिर उसके बाद ये एक बहुत ही बेहतरीन पोजिशनल कॉल बनेगी। और ये सारी खबरें जब इसमें प्राइस्ड इन है तो सेलेक्टर्स का मानना है कि कम से कम आपको यहाँ से 100 रुपये की अपसाइड इसमें स्टॉक में देखनी चाहिए। मैटर सिर्फ ये करता है कि कहाँ पे इसका बॉटम बनता है, और वो मुझे लगता है कि 4-5 रुपये से ज़्यादा नीचे नहीं हो सकता यहाँ पर। इसलिए सेलेक्टर्स को लगता है कि आपको ट्रेडिंग के लिहाज से भी और पोजिशनल लिहाज से भी, और अगर आपकी कैपेसिटी है तो आप इसको कैरी भी कर सकते हैं। 365 का आज का टारगेट इसमें आपको इंट्राडे के लिए लेना चाहिए, और अगर आप इसको होल्ड करना चाहते हो तो होल्ड करिए। ऊपर के टारगेट तो सेलेक्टर्स वैसे ही मान के चल रहे काफ़ी ऊपर रहेंगे। तो रैनबैक्सी पूरी तरीके से भरोसेमंद खिलाड़ी होगा। अनिल जी। REC टीम का पहला बल्लेबाज मिस्टर डिपेंडेबल के तौर पर खरीदारी की राय। और आपको हफ्ते भर पहले के FM के अगर ऐलान याद हैं, क्योंकि बाजार में रोज ग्लोबल मार्केट्स और रुपये को देखकर हम थोड़ा सा लॉन्गर टर्म पिक्चर भूल जाते हैं। FM ने साफ कहा है कि ऑयल एंड गैस, पावर, ये कुछ एक सेक्टर जो है जो इकोनॉमी के लिए बड़े आधार का काम करते हैं, इनकी जो रिफॉर्म्स और बड़े डिसीजंस, बड़े फैसले लिए जाने में बाकी है, उन्हें तुरंत लागू किए जाएंगे और वो शायद अगले 2-4 हफ्तों में ही होते हुए दिखे हैं। डिस्कॉम्स की रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर, नए प्रोजेक्ट की क्लियरेंसेस को लेकर काफ़ी बड़े डेवलपमेंट हो सकते हैं। हमारे सेलेक्टर्स मानते हैं कि REC के लिए कुछ बड़े पॉजिटिव डेवलपमेंट होने की उम्मीद आप कर सकते हैं। अब एग्जैक्टली किस तरह के स्टेप सरकार की तरफ से आएंगे या किस तरह के ऐलान होंगे, इसका अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन इस लेवल पर स्टॉक काफ़ी अट्रैक्टिव हमें नजर आता है। अगर हफ्ते 2 हफ्ते का आपका व्यू है तो यहाँ पर एक पोजिशनल ट्रेड बनता है, और पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से आप एक सूटेबल स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लें और अपने टारगेट को ऊपर की तरफ रिवाइज करते हुए दिखें। फिलहाल आज के ट्रेडिंग के लिहाज से 206 रुपये के आसपास के स्टॉप लॉस के साथ REC में एक खरीदारी का मौका बन सकता है। 215 के आसपास का एक आपको टारगेट लगाकर यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। तो मिस्टर डिपेंडेबल के तौर पर REC होगा हमारा बल्लेबाज। लेंगे एक ब्रेक के बाद बताएंगे आपको पिंच हिटर्स और फ्री हिट। मिडिल ऑर्डर में बढ़ने से पहले बता दें, हमने अब तक अपनी टीम में 3 खिलाड़ी शामिल किए। 2 बल्लेबाज विप्रो, रैनबैक्सी, दोनों ही स्टॉक्स में खपने इस वजह से, और सेक्टर्स को फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज एक शॉर्ट है, एक मुकदमेबाजी में भी फंसे। भाई अनिल जी के 2 गेंदबाज हैं यहाँ पे, सिंटेक्स और जिंदल स्टील। सिंटेक्स FNO से भी बाहर होने वाला है और REC एक भरोसेमंद खिलाड़ी के तौर पर उभर के सामने आया है।
लेकिन मिडिल ऑर्डर पे आप बढ़ते हैं और यहाँ पे पूरी तरीके से गेंदबाजी यानी शॉर्ट के खिलाड़ी शामिल होंगे, शॉर्ट के स्टॉक्स होंगे। ऑयल कंपनीज फिर से एक बार फोकस में रहेंगी और इनके लिए दिक्कत बढ़ेगी। हिंदुस्तान पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, दो स्टॉक शॉर्ट करके चलने चाहिए। क्यों चेक करने चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से ऑयल कंपनियों के ऊपर बोझ पड़ रहा है उनके अंडर रिकवरी का, उसका कोई हल नहीं दिख रहा है, जबकि एक परमानेंट सॉल्यूशन गवर्नमेंट ने इनको दे दिया है। तो अगर आपको हल दे दिया गया और उसके बावजूद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है, तो इसका मतलब है कि स्टॉक पे इसका इम्पैक्ट दिखेगा और डॉलर आज जिस तरीके से और मजबूत होता हुआ दिखेगा तो इनके ऊपर और प्रेशर पड़ेगा। सेलेक्टर्स को लगता है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम में 250 रुपये का टारगेट होना चाहिए और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में 232 का लक्ष्य लेना चाहिए। दोनों खिलाड़ी हमने अपनी टीम में शामिल किए थे और कमजोरी के साथ बंद हुए थे। इंट्राडे में आपने इनमें कमाई ज़रूर की होगी, तो यहाँ पे दोनों बिकवाली होगी। बैंकिंग स्पेस में भी आज काफ़ी दबाव दिखेगा और बैंक ऑफ बड़ौदा शॉर्ट करके चलिए। ये स्टॉक काफ़ी वीक है और PSU स्टॉक्स अगर आप देखें, SBI ने एक बाउंस बैक करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद से लगातार उसमें गिरावट है और वही हाल दूसरे दिग्गज बैंकों में है। सेक्टर्स को लगता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा भी उसी श्रेणी में है और जिस तरीके से इनके NPAs हैं, माना जा रहा है कि आगे 1-2 क्वार्टर बाद उनमें सुधार बॉटम बनता हुआ दिखेगा, लेकिन फिलहाल आज की स्थिति देखते हुए ट्रेडिंग के लिहाज से कोई गुंजाइश इसमें नहीं दिख रही। 14 रुपये नीचे का लक्ष्य लगाते हुए आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में भी एक शॉर्ट पोजीशन आज क्रिएट करनी चाहिए। 618 के आसपास एक स्टॉप लॉस भी आप लगा सकते हैं। अनिल जी, हाई बीटा स्टॉक्स को उतारेंगे यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए। पुंज लॉयड ही होगा पहला गेंदबाज जहाँ पर हमारे सेलेक्टर्स शॉर्ट करने की राय अब भी दे रहे हैं। कमजोर स्टॉक है, लगातार गिर रहा है, बाजार का मूड खराब है। 38.50 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएं, बेचें 36 रुपये के टारगेट के लिए। ऑप्टो सर्किट लगातार से हमारे सेलेक्टर्स बेरिश हैं और आज भी कोई वजह नहीं कि जहाँ पर तेजी होती हुई देखे। 20 रुपये के आसपास सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, वहाँ तक तो स्टॉक पहुँचना ही चाहिए। उसके बाद देखेंगे कि क्या वो लेवल तोड़कर नई कमजोरी के लिए ये स्टॉक तैयार होता है। अब तेजी की कोई वजह इस स्टॉक में बची नहीं है, ऐसे में 22.50 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट करें या फिर उछाल में बेचें। 20 रुपये 50 पैसे पहला टारगेट होगा आज के लिए। HCL टेक ये होगा अगला प्लेयर जहाँ पर शॉर्ट करने की राय दिग्गजों में। और बड़ी डील जो 2900 करोड़ की थी वो तो नीरज के ओपनिंग बैट्समैन विप्रो ने ले ली और ऐसे में जाहिर सी बात है कि दिक्कतें दूसरे प्लेयर्स के लिए जो बड़ी डील्स हासिल नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें लगता है HCL टेक कमज़ोर है। और इंटरेस्टिंग बात यह भी कि रुपया कमज़ोर होने के बावजूद कल देखिए TCS में 1.5% की गिरावट थी। तो दिग्गजों में खासतौर से IT दिग्गजों में जहां पर खबरें बहुत अच्छी नहीं है और उसके बाद अगर हो सकता है अगर आज रुपए में फिर से मजबूती आने के कोई संकेत अगर आपको दिखे तो ये स्टॉक्स ज़्यादा वल्नरेबल है गिरने के लिहाज से। तो थोड़े दिग्गजों में भी शॉर्ट करनी चाहिए। उस लिहाज से 740 के टारगेट के साथ HCL टेक में बिकवाली का मौका बन सकता है। 790 के आसपास का एक स्टॉप लॉस भी आपको ज़रूर लगाना चाहिए। और वक्त है फ्री हिट का। बैंकिंग स्टॉक्स पे ही फोकस करेंगे और एक्सिस बैंक होगा शॉर्ट करने के लिए फ्री हिट के तौर पे। बहुत कम ऐसा होता है कि हम लोग अपनी टीम में इस तरीके के फ्यूचर स्टॉक्स और दिग्गजों पे फ्री हिट दें, लेकिन सेक्टर्स को लगता है काफ़ी वीक दिख रहा है एक्सिस बैंक और यहाँ से काफ़ी नीचे के स्तर इसमें आते हुए आपको दिखेंगे। 1400-1500 का इसका हाई है और वहाँ से लगातार इसमें गिरावट बनी हुई है। सेक्टर्स को लगता है कि आज और जिस तरीके से आप SGX देखिए 62-63 पॉइंट तक अब नीचे जा चुका है वो, तो एक बड़ी गिरावट एक्सपेक्ट करनी चाहिए आपको। और बैंकिंग स्टॉक्स काफ़ी वल्नरेबल है। अब प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक हैं उनमें भी नंबर शुरू हो चुका है गिरावट का दौर, तो इसलिए 1250 का इमीडिएट टारगेट इसमें बनाइए और शॉर्ट करिए एक्सिस बैंक को। 1295 के आसपास स्टॉप लॉस भी लगाना आपका काम होगा ज़रूर से। अनिल जी, GSPL ऑयल एंड गैस स्पेस की इस कंपनी को हम फ्री बल्लेबाज के तौर पर उतारेंगे। हमें लगता है बाजार की कमजोरी में इस स्टॉक को खरीदने के काफ़ी बेहतरीन मौके हैं। कल ही आपने देखा यहाँ पर कुछ नेटवर्क टैरिफ की प्राइसेस बढ़ने की खबरें आती हुई दिखी। पहले 0.95 पर SCM जो टैरिफ था वो बढ़कर 1.04 और अब 1.15 के आसपास आ चुका है। पिछले क्वार्टर से ये एक अच्छी बढ़त हुई और वो भी तब बढ़त हो रही जबकि PNGRB का केस जो है उसका फैसला अभी भी आना बाकी है, जिसमें IGL ने प्राइसेस में बढ़ोतरी की थी। लेकिन उसके बावजूद GSPL प्राइस हाइक ले रहा है। इसका मतलब साफ है कि GSPL PNGRB के बजाय अपनी खुद की पॉलिसी पर ज़्यादा एक्शन दिखाता हुआ नजर आ रहा है और आगे बढ़ रहा है। ये कंपनी की ऑटोनॉमी के लिहाज से भी अच्छा है और वैसे भी पॉजिटिव है कंपनी के फाइनेंशियल्स के लिहाज से। हमारे सेलेक्टर समझते हैं कि इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलेगा और इनफैक्ट इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट इस मामले पर भी पड़ता हुआ दिख सकता है कि वाकई में क्यों इन कंपनियों को टैरिफ बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन इसके अलावा हमारे सेलेक्टर्स मानते हैं कि सिटी ग्रुप जैसे दिग्गज FIs यहाँ पर काफ़ी बुलिश
बुलिश है। और हाल ही में उनकी जो रिपोर्ट आई थी उनमें 107 रुपये के टारगेट जीएसपीएल के लिए सिटी ग्रुप ने रखे थे। सिटी ग्रुप इससे दिग्गज एफआई अगर ये सोचती कि यहाँ से भी जीएसपीएल का स्टॉक डबल हो सकता है, जैसे ये रेगुलेटरी अनसर्टेनिटीज जो है ये दूर होगी, इस स्टॉक में एक तेज उछाल आने की संभावना हमारे सेलेक्टर्स मानते हैं। और यही वजह कि बाजार के इस कमज़ोर माहौल में आपको अच्छे फंडामेंटल्स वाले स्टॉक खरीदने चाहिए। और ऑयल एंड गैस स्पेस उस लिहाज से एक आउट परफॉर्मर नजर भी आ रहा है। 57 रुपये के टारगेट के साथ जीएसपीएल में आज खरीदारी का मौका बन सकता है। वायदा कारोबार के ट्रेडर्स एक लीवरेज पोजीशन भी यहाँ पर देख सकते हैं। 53 रुपये 50 पैसे के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली जिस तरह की स्टोरी है, इन्वेस्टर्स के लिए या फिर पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए ये स्टॉक ज़्यादा बेहतर रिटर्न देने का काम कर सकता है। लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आपके सामने लेकर आएंगे पिंच हिटर्स। और अब आखिरी पिंच हिटर्स में 3 और गेंदबाजों को उतारेंगे। सन टीवी पहला गेंदबाज होगा, हमारे ट्रेडर्स का पसंदीदा काउंटर हाई बीटा, नीचे की तरफ अच्छे मूव देने के लिए तैयार। 330 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली की जा सकती है। इनफैक्ट एग्जैक्ट टारगेट जो निकल कर आ रहा है 322 का है। 366 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनाए। फ्यूचर्स रिटेल ये होगा अगला प्लेयर जहाँ पर गेंदबाजी करने की राय। और इसके आज जो वायदा कारोबार के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो आज एक्सपायर हो रहे हैं। कोई स्कीम ऑफ डीमर्जर या अरेंजमेंट है, उसके चलते आगे की तीनों सीरीज के कॉन्ट्रैक्ट आज एक्सपायर होंगे। जाहिर सी बात है कि जिसने फ्यूचर से ये एफएनओ से स्टॉक एक बार की इस अरेंजमेंट के चलते बाहर निकल रहा है, तो जो तेजी की पोजीशन है वो वहाँ पर कटती हुई नजर आ सकती है। उस लिहाज से 138 के टारगेट के साथ बिकवाली की जा सकती है। 147 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और आखिरी प्लेयर के तौर पर एक बैंक को उतारेंगे और वो होगा यूनियन बैंक। शॉर्ट करने की राय यहाँ पर भी हमारे सेलेक्टर्स की। हमें लगता है 210 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर एक बिकवाली की जा सकती है। 220 के आसपास का एक स्टॉप लॉस आपको जरूर लगाना चाहिए। नीरज बताइए आखिरी 3 खिलाड़ी कौन से हैं? बाजार बहुत 70 पॉइंट गिर चुका है, तो सेलेक्टर्स को लगता है कि हेज करना भी बहुत ज़रूरी है। महिंद्रा फाइनेंशियल होगा, लॉन्ग करने की सलाह होगी। कोई लेना देना नहीं इसका अमेरिकी बाज़ारों से या डॉलर से, बहुत ज़्यादा इसका गांव देहात का काम करने वाले हैं। और सेक्टर्स को लगता है यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। अगर बाउंस होता बाजार तो 285 का टारगेट महिंद्रा फाइनेंशियल के होगा। श्री रेणुका शॉर्ट करके चलिए, बहुत लेना देना है इनका डॉलर से और विदेशी बाज़ारों से। और चीनी में ये भी खबरें आ रही हैं कि इनका जो एथेनॉल बेचने की योजना थी कंपनियों की, वो उस पर मुश्किल खड़ी हो सकती है, क्योंकि ऑयल कंपनीज एग्री नहीं कर रही हैं जिस प्राइस और जिस क्वान्टिटी को सप्लाई करना चाहते हैं। 16 रुपये के लक्ष्य के साथ श्री रेणुका में बिकवाली करके चले। हिंडाल्को कल इसने अच्छा गेन किया था, लेकिन आज जिस तरीके से बाजार की पिटाई हो रही है उससे लगता है कि इस स्टॉक में भी आज आपको गिरावट दिखेगी। ट्रेडिंग कॉल है सिर्फ 99 के टारगेट के साथ, इसमें भी शॉर्ट करके चलिए। अनिल जी, पूरी टीम आपके सामने है, क्या पसंद है? रेनबेक्सी मिस्टर डिपेंडेबल। और काफ़ी लंबे समय बाद आप लगातार शॉर्ट करने के बाद आप खरीदारी करने की राय यहाँ पर दे रहे हैं। हमारे सेलेक्टर्स भी यहाँ पर कल बुलिश थे, हमने इसे बल्लेबाज के तौर पर टीम में उतारा था। देखिए जितनी बुरी खबरें आनी थी स्टॉक के लिए आ चुकी है। अब आप देखिए कल के सेशन में 100 करोड़ की पेनल्टी की खबर आई थी, उसके बावजूद स्टॉक 2 रुपये नहीं गिरा। मतलब साफ है कि जमकर खरीदारी होती हुई दिख रही है यहाँ पर। और 340 रुपये के आसपास इस स्टॉक को अब इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है, जब तक वो ना तोड़े तब तक घबराए नहीं। एक सरप्राइज आ सकता है इस स्टॉक में ऊपर की तरफ, ऐसा हमारे सेलेक्टर्स भी मानते हैं। और शर्ते अगर आप इसे टीम में बल्लेबाज के तौर पर शामिल नहीं करते तो हम इसे जरूर शामिल करते हैं। 365 रुपये के जो टारगेट है हमें लगता है काफ़ी कंजर्वेटिव है और इससे भी ऊपर जाने की क्षमता स्टॉक रखता है। तो एक कॉन्ट्रा कॉल होगा और उस लिहाज से हम भी यहाँ पर खरीदारी का मौका देख रहे हैं। मेरी टीम आपके सामने, बताइए आपकी चॉइस का प्लेयर कौन सा होगा? सिंटेक्स होगा और ट्रेडर्स फेवरेट है, लेकिन उनके लिए एक बुरी खबर है कि एफएनओ से बाहर जा रहा है, तो बहुत अपॉर्चुनिटी नहीं होगी लॉन्ग शॉट की। लेकिन सेक्टर्स को लगता है कि जिस तरह से ये बाहर जाएगा तो बहुत सारी पोजीशंस एडजस्ट होती हुई दिखती है। उस एडजस्टमेंट के कारण स्टॉक में थोड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। और वो 45 रुपये का टारगेट जो आप दे रहे हैं वो मुझे लगता है बहुत आसानी से आज इंटरडे में ही अचीव होता हुआ दिखेगा। चलिए पहले मैच मुझे और नीरज को दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ सीएनबीसी आवाज़ पर। ब्रेक के बाद एक और शानदार मैच संदीप और हेमंत के बीच।